चोक किया हुआ है अपना हुर्मुज़ को अमेरिका ने, इसका कोई कानूनी जवाब है? मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो सबसे पहले सीज़ फायर की जो वायलेशन थी ना, वो ये एक्ट था, नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर करना। और अगर इसको वो प्रोलॉन्ग करता है तो ईरान के ऊपर कितना दबाव आएगा? आई थिंक कि ये अब आने वाले टाइम में ईरान को मेरा ख्याल है तंग करेगा। आप समझते हैं कि अमेरिका किसी तरह ये भी बंद करके चाइना को भी प्रेशराइज कर रहा है कि वो भी नेगोशिएशन करे अमेरिका के साथ बैठकर? सारा कुछ जो है ना, ये फोकस ही उधर है, चाइना है। जिस कंट्री ने लूज किया और ढीली किस्म की डील की ना, तो ये समझ लें कि वहाँ पे ये रजीम चेंज है। जंग की वजह से जो तिजारती जहाज रुके, मईशत के ऊपर दबाव आया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके नुकसान का जिम्मेदार मेरे ख्याल में इसराइल है। सॉवरन मुल्क ये कह सकता है कि ये हमारी मलकियत है। अगर वो कह सकता है कि हमारी मलकियत है तो उसकी लिमिटेशन क्या है? समुंदर है भी है कंट्रीज में और नहीं भी है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए तात्तुल का शिकार हैं कि अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रखी है और ईरान का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाएगी उस वक्त तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सेकंड राउंड इस्लामाबाद में नहीं होगा। इसी पर ट्रंप बार बार ट्वीट्स भी कर रहे हैं और ट्रंप से तो अब ये सवाल भी पूछा अमेरिका में सहाफ़ियों ने कि क्या वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, जिसका उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया और ये भी कहा कि हमने अबनाए हुर्मुज़ इसलिए बंद कर रखी है कि ईरान को मज़ीद परेशान किया जाए और ईरान पर मुआशी दबाव हो। अब ये समंदरी रास्ते क्या हैं, समंदर के अंदर ये मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होती है और अबनाए हुर्मुज़ की इस तिजारत के हवाले से डायरेक्ट क्या आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है और क्या समंदरों के पानियों के ऊपर किसी मुल्क की, किसी ताकत की कोई इजारादारी है या नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन इस पर क्या कहते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात करने के लिए मैंने ख़ुसूसी तौर पर वक्त लिया है कमोडोर खालिद रशीद साहब से। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के डायरेक्टर भी हैं और कम से कम 4 डेकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है नेवी का। समंदरों की नफ्सियात भी जानते हैं, समंदरों की ताकत भी जानते हैं। खालिद रशीद साहब से इस जंग के हवाले से भी बात करते हैं और मुस्तकबिल में ये मैरीटाइम सिक्योरिटी मुल्कों के लिए कितनी अहमियत की हामिल होगी, इस पर भी इनकी राय जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर ये जो चोक किया हुआ है अपना हुर्मुज़ को अमेरिका ने, इसका कोई कानूनी जवाब है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने का। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, इसको लीगल लैंग्वेज में नेवल ब्लॉकेड कहते हैं, इसका जवाब इस तरह नहीं बनता कि अगर थोड़ा सा हम पीछे लिंक करें वॉर के सिनेरियो को तो 28 फरवरी से जब ये वॉर स्टार्ट हुई, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के ऊपर जब अटैक किया और ये अटैक उस वक़्त हुआ जबकि वो निगोशिएशन चल रही ईरान के साथ प्रोसेस में चल रही थी और काफ़ी हद तक, बल्कि आपको याद होगा कि माननीय फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा भी कि तकरीबन ये मामला सारे तय होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद नेक्स्ट डे ईरान पे अटैक कर दिया गया। और आप सब ने देखा 39 डेज़ ऑफ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जो वॉर थी वो चली एयर स्ट्राइक से, मिज़ाइल वॉरफेयर से और ड्रोन वॉरफेयर से। अब 39 डेज़ की एक्टिव वॉर और तकरीबन मेरा ख्याल 17 दिन की ये सीज़ फायर हो गया है। अब ये वॉर जो सारी की सारी मैरीटाइम डोमेन में, मैरीटाइम वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गई। यानी वो कन्वेंशनल वॉरफेयर अब वो एडिशनल जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर थी वो नहीं है, बल्कि टोटल मैरीटाइम वॉरफेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, मैरीटाइम बैटल में कन्वर्ट हो चुकी है कि एक तरफ ईरान ने स्टेट को क्लोज़ किया हुआ है अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए और दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने अदले के बदले में। अब देखना ये है कि इसकी लीगल जुरिस्डिक्शन क्या बनती है। 8 तारीख को जब पाकिस्तान की काविशों से और पाकिस्तान की एफर्ट्स के साथ ये जो सीज़ फायर अनाउंस हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके नेक्स्ट डे यूनाइटेड स्टेट्स ने नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी। देखिए, नेवल ब्लॉकेड जो है वो एक एक्ट ऑफ वॉर है।
ये तब डिक्लेयर किया जाता है जब आप किसी के ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो सबसे पहले सीज़ फायर की जो वायलेशन थी ना, वो ये एक्ट था, नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर करना। ये प्रोसेस चलता रहा, ईरान ने फिर भी उसको इस प्रोसेस को चलाया आगे। फिर इस्लामाबाद में टॉक हुई, उस टॉक के जवाब में वो जाहिर है ये 47 ईयर का एक मिसट्रस्ट था दोनों मुल्कों के दरमियान, तो शायद वो कामयाब होने का तकरीबन कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की पहली दफ़ा में ये कामयाब होंगी। तो सब्सिक्वेंटली ये फिर प्रोसेस चला। फिर आपको याद है कि अब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए और उस प्रोसेस के बदले में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को लास्ट फ्राइडे को 17 अप्रैल को खोल दिया। ये वो टाइम था, मेरे ख्याल में ये वो टाइम था कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी चाहिए था कि वो अपना नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट कर देते। अगर ये दोनों उस वक़्त एक गुडविल के तौर पे, जैसे ईरान ने स्टेट खोली थी, तो ये लिफ्ट कर देते, तो आई थिंक कि आज तक ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मुआहदा हो चुका होता। लेकिन अननोन रीज़न, ज़ाहिर है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना एक अप्रिशिएट किया होगा सिचुएशन को, तो उन्होंने वो नेवल ब्लॉकेट जो है वो उसी तरह कंटिन्यू रखा है। और शायद वो इसके ऊपर अपना वो पूरा वो अब ये स्टेज है कि दोनों कंट्रीज़ आमने सामने खड़े हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है अपनी यूनिवर्स को, इन्होंने नेवल ब्लॉकेट डिक्लेयर किया हुआ है। अब समंदर, ये नेवी आज भी ये कहा जाता है, आपका खुद इस शोबे से ताल्लुक़ रहा सारी ज़िंदगी, कि समंदर के अंदर जो आज भी जंगी या फ़ौजी ताकत वो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका इस ब्लॉकेट को कितना अरसा मज़ीद सस्टेन रख सकता है, और अगर इसको वो प्रोलॉन्ग करता है तो ईरान के ऊपर कितना दबाव आएगा? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका ऑब्जर्वेशन है। देखें, आबनाए हुर्मुज़ जो है, जिसको स्टेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं, वो एक चोक पॉइंट है जो कि मिलाता है पर्शियन गल्फ़ को और गल्फ़ ऑफ ओमान को, और सब्सिक्वेंटली फिर इंडियन ओशन। अब देखें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप सिर्फ पर्शियन गल्फ़ को देखें तो पर्शियन गल्फ़ में दुनिया का 50 to 60% प्रूवन ऑयल रिज़र्व्स हैं और 40% LNG के रिज़र्व्स हैं इस वक्त पर्शियन गल्फ़ में। और इसके गिर्द जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो अब ईरान है, इराक़ है, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और इसी तरह UAE है। इन सब की अगर इस वेल्थ ने, जो पर्शियन गल्फ़ की जो वेल्थ है, अगर इसने एक्सपोर्ट होना है वहाँ से और वहाँ से बाहर जाना ऑयल ने और एनर्जी ने, तो मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ का खुलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईरान जो है, अब उसके लिए ये एक ट्रम्प कार्ड है। ईरान के पास स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक ट्रम्प कार्ड है। ये समझता है कि ये इनके पास एक स्ट्रेटजिक वेपन है, और विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट ईरान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, इस सिर्फ बिकॉज कि वो जियोग्राफिकली क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से। लेकिन अब जो काउंटर स्ट्रोक खेला है अमेरिका ने इन नेवल ब्लॉकेट की शक्ल में, ये आई थिंक कि ये अब आने वाले टाइम में ईरान को मेरा ख्याल है तंग करेगा, बिकॉज वो एक सुपर पावर है, उनकी कैपेसिटी है, उनके पास नेवल माइट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके सबमरीन से लेके अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाज़ इम्प्लॉय कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन अगर ये जंग बंदी ख़त्म हो जाती है, ईरान इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल मारता है या हमले करता है, या अपनी वो जिनके जो ईरानी कश्तियों के हवाले से बड़ा पॉपुलर है कि उनकी वो बहुत तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं जो जाके इससे टकरा सकती हैं, तो अगर ईरान उस तरफ चला जाता है तो तब भी अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं आएगा? ये देखिए, ईरान ये काम कर सकता है, ये वो काम कर सकता है अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के पास और पीछे जो अपनी कोस्ट के पास वो कर सकता है। ऑल्दो के यूनाइटेड स्टेट्स ने उनकी बहुत सारी नेवी को बहुत डैमेज किया है, लेकिन फिर भी एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी जो है ना, माइंस की सूरत में, मिसाइल्स की सूरत में, ये अभी अवेलेबल है ईरान के पास, और वो किसी वक्त भी। लेकिन अभी बात प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो जो US और अमेरिकन फोर्सेस हैं वो उन्होंने डिस्टेंट ब्लॉकेट किया हुआ है।
ठीक है, इट इज़ वो नॉट अ करीब नहीं क्लोज, है। वो करीब नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मस के, ठीक है, वो क्योंकि दूर है। स्टेट ऑफ हॉर्मस से जिस जहाज़ ने गुजरना है और इंडियन ओशन में और सब्सिक्वेंटली एशिया में और यूरोप में जाना है, उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान से गुजर के इंडियन ओशन में आना है। ये तो फिर दुनिया के जो बाकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाकी ममालिक की जो सॉवरन ट्रेड है, ये उसके ऊपर भी तो अमेरिका ने हमला कर दिया ना, क्या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे कि आप इसको खत्म हाँ, करें? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा ख्याल अभी कि देखें, ये तो कंफर्म बात है कि ईरान जो यूएस है वो इस ब्लॉकेट को एक लंबे अरसे तक खींच सकता है, 2 महीने 3 महीने तक भी खींच सकता है, बिकॉज ऑफ देयर नेवल माइट। और इसका प्रॉब्लम किसको आएगा? ऑब्वियसली इमीडिएट टाइम फ्रेम में तो ईरान नहीं इफेक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान के ऊपर, बिकॉज उसका सारा डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर है, गैस की एक्सपोर्ट के ऊपर है, उसके बाहर से जो रेवेन्यू आना है वो ज़ाहिर नहीं आएगा, तो उनके लिए अभी भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, तो लॉन्ग टर्म में और आएगा। हाँ, बाकी दुनिया इसको कैसे देखेगी इस ब्लॉकेड को, और इसका जो इफेक्ट जो अभी हम फील कर रहे हैं इमीडिएटली स्टेट ऑफ हॉर्मस के क्लोज होने से, और बाकी दुनिया अगर लॉन्ग टर्म में, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा। नॉट बिकॉज कि उनके पास माइट नहीं है या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है यूएस के पास, बट कि जी कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका बहुत सीवियर इफेक्ट आएगा। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी और गैस की प्राइसेस ऑलरेडी यूरोप में, एशिया में जो सारी डिपेंडेंस है, जापान से लेके चाइना, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़, तो ज़ाहिर है ये एक फिर यूएस के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई इसको ख़त्म करें इस चीज़ को। अच्छा, 2022 में अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, और उन्होंने जैसे ही अफ़गान वॉर से एग्ज़िट लिया, अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट लिया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो अगला स्ट्रेटेजिक हदफ है, और जो अमेरिका की जो फॉरेन आप कह लें इंटरवेंशन कह लें या जो भी नाम दे दें उसे, उसमें ये इंडो पैसिफिक जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है अमेरिका के लिए। उसके फौरी बाद दुनिया में मैरीटाइम के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर चाइना हो गया, रशिया हो गया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संजीदगी पैदा हो गई, और अमेरिका ने फटाफट क्वाड को एक्टिव किया, आकोस को एक्टिव किया, और इनके ज़रिए से इंडो पैसिफिक को अपने कंट्रोल में लेके चाइना को जो है वो टफ टाइम देने का फ़ैसला हुआ। अब ये अबनाए हुर्मुज़ वाला वाक़या हो गया ईरान जंग के तनाजुर में। अब मैं भी ये जानना चाहता हूँ, और यकीनन मेरे नाजरीन भी ये जानना चाहते होंगे कि अब मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसका नया तस्वुर क्या इमर्ज करेगा, और शॉर्ट सा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी होती क्या है, और इस जंग के बाद पाकिस्तान बिलखसूस और ये पूरा रीजन जो है उनके यहाँ अब किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने बहुत सारे मेरे ख्याल क्वेश्चंस को एक उसमें किया है। चलें उसको स्टार्ट करते हैं हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च की, बेसिकली इसका पर्पस अगर ब्रॉडर टर्म में समझा जाए तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, ठीक है। और उस वक़्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन ये समझा कि चाइना को कंटेन करने के लिए हमें इस रीजन में एक पावर की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले शायद ये काम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने इंडिया को बूस्ट और सपोर्ट करना शुरू किया। अब इंडिया का उसको एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और इस रीजन में उसको एक इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया जी कि ये एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? अब जाहिर है जब इंडिया को साथ मिलाना था तो फिर उनको इंडिया से एक सपोर्ट भी चाहिए थी इन टर्म ऑफ मिलिट्री, इन टर्म ऑफ फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में उन्होंने सोचा जी कि हम यहाँ पे एक जॉइंट पेट्रोल लॉन्च करेंगे, जो क्वाड की आपने बात की, सारे मिल के करेंगे। लेकिन इंडिया ने उससे इनकार कर दिया कि बिकॉज देखें इंडिया का बेशक एक अमेरिका के साथ तो मेंबर है ना, ब्रिक्स का मेंबर है, और प्लस ये कि चाइना के साथ इंडिया की ट्रेड इस वक्त इवन यूएस से भी ज़्यादा है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात मेरा ख्याल है कि इनको समझ आई है, और अब आप देखेंगे पिछले कुछ अर्से में अंडर प्रेशर है और एक चेंज आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब आते हैं उसकी तरफ कि जी की मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है और इस वॉर के तनाजुर में। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जब कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, और जिस दिन ये जंग स्टार्ट हुई थी उस वक़्त तकरीबन 150 के करीब शिप्स रोज़ाना
यहाँ से गुजरते थे आबनाए हुर्मुज़ से, जिसमें तकरीबन वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर होते हैं, बहुत बड़े जहाज़ होते हैं जो क्रूड ऑयल लेके जाते हैं, फिर ऑयल टैंकर होते हैं, फिर कंटेनर शिप होते हैं, यानी उन कंट्रीज़ की, गल्फ़ कंट्रीज़ की सारी एक्सपोर्ट यहाँ से गुजरनी है। अब डिस्टर्बेंस की वजह से ज़ाहिर है वो पूरा एक मैरीटाइम ट्रैफिक जब डिस्टर्ब हुई है, हर कंट्री को फिक्र पड़ा गया कि जी कि हमारे जो अल्टरनेट, या तो अल्टरनेट सोर्स इस्तेमाल करें या जहाँ से भी पॉसिबल हो, तो आबनाए हुर्मुज़ को उसको बाईपास करने के लिए 2-3 ऑप्शन मौजूद थी। एक ये था कि एक सऊदीया की पाइपलाइन है जिसे हम ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं, जो कि ईस्ट कोस्ट से याम्बू पोर्ट तक जाती है। 1973 के बाद इन्होंने उस वक्त जी बनाई सर, थी, वो लेकिन बनाई। काम नहीं लिया गया उस जी तरह जी से। बिल्कुल। इसी तरह फुजेरा में अबू धाबी क्रूड ऑयल वो पाइपलाइन है जो कि उनकी एक वहाँ पोर्ट से फुजेरा तक आती है। तो ये 2 अल्टरनेट रूट थे जहाँ से लोगों ने उसको अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करके, लेकिन वो उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। देखें, जब ये जंग स्टार्ट हुई तो फुजेरा से 2 जहाज़ों को पाकिस्तान नेवी के हमारे शिप ने स्कॉट किया और उनको कराची लेके आए। ये ऑयल टैंकर जो थे वो फुजेरा से बाईपास करके उसको तो इस मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुराद है कि जी कि समुंदर की जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ़ रखा जाए इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपने आज की डेट में सुनी होगी कि एक शिप को पायरेट्स ने हाईजैक किया है ऑफ सोमालिया। बिल्कुल। इसी तरह ये जो चोक पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि सिर्फ इंडियन ओशन की अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पे 4 मेजर चोक पॉइंट्स हैं। एक है स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका जो है वो मिलाती है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से पैसिफिक ओशन में, और ये इसके दरमियान है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 60% ऑफ ट्रेड दुनिया की यहाँ से गुजरती है। फिर आप आ जाएँ बाबुल मंदब पे। बाबुल मंदब का पिछले सालों में आपने सुना होगा जी, हूतीज़ यमन के जो थे, इन्होंने जहाज़ों पे अटैक किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेरर और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह स्विस कनाल है। तो एक तो इनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सारी ट्रैफिक जो है ना वो इंटरनेशनल वो फ्लो करे स्मूथली। और दूसरी विदन जो मेन जहाँ से वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरती हैं वो रास्ते भी सेफ़ हों और सिक्योर हों, तो उसके ऊपर डिस्टर्बेंस आती रहती है। बेशक वो कंट्रीज़ के दरमियान जंग हो, उस सूरत में डिस्टर्बेंस आए, या कोई नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हैं जैसे कि पायरेसी है, जैसे कि टेररिज्म है, जैसे कि स्मगलिंग है। इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट फिर हर मुल्क अपने अपने सेफ गार्ड लेता है। और समुंदर एक इतना वसी एरिया है कि उसमें कोई एक कंट्री मिल अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसमें सारे मुल्कों को रीजनल और फिर इंटरनेशनल मिल के ये इस इन्वायरमेंट को सेफ़ बनाना होता है, और उसके लिए फिर ये सारे मिल के काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जब वॉर ऑन टेरर हुआ था ये 2000 के बाद, तो उसमें फिर ये नॉर्थ अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में टास्क फोर्स बनी। उस टास्क फोर्स में इंटरनेशनल टास्क फोर्स थी, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की बैकिंग के साथ वो बनी थी, और उसमें फिर पाकिस्तान नेवी भी थी और उसमें तमाम इंटरनेशनल नेवीज़ भी थी जिन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस रीजन में बहुत काम किया और इन्वायरमेंट सेफ़ रखी फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक। अच्छा, ये चाइना भी आबनाए हुर्मुज़ हो या ये सारा ट्रेड रूट जो समंदर का जो रास्ता है जहाँ से चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत साउथ एशिया में भी, मिडल ईस्ट में भी और उससे आगे यूरोप तक जो है वो अपनी अशिया भेजता है। चाइना ने फौरी तौर पर बयान दिया जब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये जो फ्री ट्रेड है ये उसके ऊपर अटैक है, और ये दुनिया के अंदर आज़ाद तिजारत के अंदर एक डायरेक्ट जो है वो इंटरवेंशन है। हम इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इस पर मज़ामत करेंगे। आप समझते हैं कि अमेरिका किसी तरह ये भी बंद करके चाइना को भी प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो भी नेगोशिएशन करे अमेरिका के साथ बैठकर कि इसको खोला जाए और इसको खोल के तिजारत को आज़ाद किया जाए? जी जी, आपकी मेरे ख्याल बहुत वैलिड पॉइंट है आपका ये तो बल्कि एक थ्योरी है कि ये सारा कुछ
देखें चाइना के लिए किया जा रहा ये सारा कुछ जो है ना, ये फोकस ही उधर है चाइना है। कि बिकॉज इस वक्त जो मेजर ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी ईरान से, वो चाइना को हो रही थी। वो बेशक डिफरेंट शिप्स के जरिए थी। और तो मेरा ख्याल है कि ये जो थ्योरी इसके ऊपर भी मतलब हम इसको वो नहीं कह सकते कि निगेट नहीं कर सकते इसको, ये एग्जिस्ट करती है। और लेकिन बात अभी इस वक्त देखने वाली ये है, देखें इस वक्त पॉइंट ये है कि दोनों ताकतें, ईरान और उधर यूनाइटेड स्टेट्स, आमने सामने खड़े हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। वजह क्या है, रीज़न क्या है इस वक्त सोच कि आगे फ्यूचर क्या है। अब देखें इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह यह है कि एक दोनों पार्टी चाह रही हैं कि हमें मैक्सिमम कंसेशन मिले निगोसिएशन में, कोई ना कोई ऐसा हम प्रोसेस निकालें जिसमें से हमें मैक्सिमम कंसेशन मिलना चाहिए। अब उसके लिए अब स्टैंड लिया हुआ है, उधर ईरान ने भी लिया हुआ है, उधर यूनाइटेड स्टेट ने भी लिया हुआ है, और वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, ब्रिकमैनशिप है। दूसरा ये है कि जो भी डील करेगा उस डील में दोनों कंट्रीज़ कोई लूज डील नहीं करना चाहते। ठीक है, ट्रंप तो खास तौर पर नहीं करना चाहता, इवन ईरान भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को दिखाना है कुछ जाके कि जी कि हमने ये डील की है। जिस कंट्री ने थोड़ा सा प्ले किया और लूज़ किया और ढीली किस्म की डील की ना, तो ये समझ लें कि वहाँ पे ये रजीम चेंज है, उस कंट्री में रजीम चेंज है। और तीसरा पॉइंट ये है कि नोशन ऑफ विक्ट्री है कि दुनिया को फतह का जो दिखाना है चार्टर की जगह, हमने ईरान इस चीज़ पे अटका हुआ है। अब ये गेम ऑफ नर्व्स है, पेशेंस की गेम है कि जी कि हमने अपने आप को वो दिखाना है। ये पूरी कोशिश है यूएस की भी और इनकी भी पूरी कोशिश है, ईरान की भी, कि किसी ना किसी तरह हम अपनी अवाम को ये दिखाएंगे कि हमने। तो होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत एफर्ट है इसमें, आपने देखा ही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का एक बड़ा स्पेशली डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बड़ी पजीराई मिली है पाकिस्तान को। एंड होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान की एफर्ट कंटिन्यू रहेगी एंड बहुत आने वाले दिनों में हम एक अच्छी खबर, कोई ना कोई बेहतर सलूशन निकलेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों मुल्क चाहते ज़रूर हैं कि डील हो जाए, कि एस्केलेशन ना हो और डील कोई ना कोई हो जाए। कमोडोर साहब, अभी आप कह रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान डील होनी चाहिए और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अभी ये खबर आई है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराग़ची ने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं कि मुज़ाकरात हों और कोई मुआहिदा हो। और अमेरिका ख़ुद भी ये चाह रहा है कि मुआहिदा और हम इसमें से निकलें, हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दें, और पाकिस्तान सेफ़ एग्ज़िट दे रहा है, उन्हें बड़े प्यारे से तरीके से दे रहा है। अब मुझे ये जानना है कि मुज़ाकरात हो जाते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा हो जाता है, डील हो जाता है, उन्होंने भी अपने रेड लाइन्स बता दिए, उन्होंने भी बता दिया मुज़ाकरात की टेबल पे फाइनल होगा कौन अपनी रेड लाइन से विड्रॉ करता है। लेकिन जो अहम बात है कि इस पूरी जंग के नतीजे में जो ईरानी कौम का नुकसान हुआ, ईरान का जो नुकसान हुआ, खलीजी रियासतों का जो नुकसान हुआ, और इस जंग की वजह से जो तिजारती जहाज़ रुके, मईशत के ऊपर दबाव आया, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए बहुत ये ज़बरदस्त किस्म की मखल अगर ये डेवलपमेंट है कि जी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर ईरान ने ये कहा है जी कि मैं आज पाकिस्तान आ रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल ये अथेंटिक नहीं है, लेकिन न्यूज़ आ रही हैं चैनल के ऊपर, मीडियाज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल ये बड़ी खुशी की बात है। और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है, पूरी दुनिया की आवाम देखना चाहती है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट तो मतलब एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह, इवन अमेरिका में मतलब ये उसके ऊपर इफ़ेक्ट, पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट फील हो रहा है। आपको लगता है चाइना ने भी ईरान से कहा होगा कि आप मुज़ाकरात करें? जी, आई एम श्योर इसके ऊपर चाइना ने ज़रूर कहा होगा कि ईरान को, क्योंकि चाइना को भी तो नुकसान हो रहा है ट्रेड की वजह से। अब कि बाद में वॉर के बाद इसके नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? इसके नुकसान का ज़िम्मेदार मेरे ख्याल में इसराइल है। देखिए इसराइल बिल्कुल चुप करके बैठा है, वो लेबनान के ऊपर धड़ाधड़ हमले किए जा रहा है, और अब 2 हफ्ते अगर जो जंग मैं बंदी सिर्फ की एक है, छोटी सी बात कह के ख़त्म करूँगा। देखें
हम एंड पे पहुंचे हैं आफ्टर 39 डेज ऑफ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और 17 डेज ऑफ सीज फायर। कल कुछ होने जा रहा है इंशाल्लाह। लेकिन जो इसका स्टार्ट है ना, स्टार्ट को अगर आप थोड़ा सा देख लें कि इस वॉर का स्टार्ट अनजस्ट और इलीगल वॉर जो थी, क्यों 2015 में इतनी मेहनत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इतनी मेहनत के बाद एक एग्रीमेंट किया, एक साल की एफर्ट के बाद, और 5 जमानती थे यूरोपीय ममालिक उसके ममालिक थे, और इतनी एफर्ट के बाद एक एग्रीमेंट हुआ। तो 2017 में एक बंदे ने आके उसको डीरेल कर दिया। कभी किसी ने ये सोचा कि वो डीरेल हुआ क्यों, वो प्रोसेस डीरेल हुआ क्यों था, ये देखने की बात है ना। देखें उस वक्त अगर ये चलता रहता, वो डील चलती रहती, तो ईरान ने एग्री कर लिया था कि मैं एटम बम तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो 3.4% 7% पे जो सिविल यूज़ के लिए उस पर निश करूंगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बदले में उसको मिल क्या रहा था, उसके ऊपर सैंक्शन हट रही थी, उसको पैसा मिल रहा था। ये चीज़ जो थी ये इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि ईरान प्रोग्रेस करे, ईरान ताकतवर हो, ईरान जो है वो कोई अपनी इस प्रोसेस को और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वो नहीं चाहता था। इसलिए उस वक्त भी ये डीरेल इसराइल ने करवाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। अब आप देख लें, मरकजी मुजरिम नेतन्याहू है इसका, मेरे ख्याल इस पूरे कंटेंट का जो है ना, जो इसकी जिम्मेदारी है उस बंदे पे जाएगी। लेकिन ट्रंप फिर भी कह रहा है कि नेतन्याहू नहीं अकेला जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। जी, वो तो फिर। अब मेरा आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान के तनाजुर में आप क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स को हेड भी कर रहे हैं, हमें अब मुस्तकबिल के अंदर अपनी नेवी की जो कैपेसिटी है या उसकी ताकत है उसको बढ़ाने के लिए और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए किन इक़दामात को करना नागुज़ीर हो गया है? जी देखिए, अभी ये रिसेंट इंसिडेंट ये हमें बताता है कि जी नेवी की कितनी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान नेवी ने किस तरह, पाकिस्तान नेवी ने 9 मार्च को, जब ये 28 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, तो 9 मार्च को एक ऑपरेशन स्टार्ट किया मुहाफिजुल बहर के नाम से, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान की लिए जितने तजारती जहाज़ जो कि ये गल्फ़ ऑफ ओमान से और रेड सी से आ रहे थे, उनको स्कॉट करके लाना और सेफली इस ट्रेबलेंट टाइम में, इस जबकि इतनी सारी अफरा तफरी समुंदर में, इतने हालात ख़राब थे, उसमें अपनी तजारत को कंटिन्यू रखना दोनों तरफ से, ये पाकिस्तान नेवी ने पूरा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और तकरीबन अभी तक ये जारी है। अभी भी ये अपने शिप्स को लेके आते हैं। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान नेवी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की लाइफलाइन जो है ना वो सी है। ये किसी बंदे को इस जंग से पहले मेरा ख्याल समझ नहीं थी। इस वॉर ने इतनी अवेयरनेस दी है पाकिस्तानी कौम को अराउंड दी वर्ल्ड कि इम्पोर्टेंस क्या है समुंदर की और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और उन चीज़ों की जो कि देखिए हमारा तो 80% ऑयल गल्फ़ से आता है, हमारी 90% LNG गल्फ़ से आती है। अगर यहाँ से भी डिस्टर्बेंस होगी, सेफली जहाज़ नहीं आएंगे, तो ये आप देख लें कि क्या हालात होने वाले हैं। इसी तरह हमारी सारी ट्रेड 90% ट्रेड जो है हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारी समुंदर से है। तो इनकी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को सेफ रखना, सिक्योर रखना और तजारत को खुले रखना, ये पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी पीस टाइम में भी है और ये पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी वॉर टाइम में भी है। तो उसके लिए पाकिस्तान नेवी को स्ट्रेंथन करना, मेरा ख्याल है कि ये हम सब एक गवर्नमेंट की ये बहुत अहम एक इम्पेरेटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख और बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सारी जो डिपेंड कर रही है वो इस वक्त के एनवायरनमेंट के ऊपर, इस वक्त की जितनी ये जो समुंदर के अंदर जो हालात पैदा होते हैं उनको देखते हैं, उसके ऊपर फिर अपना वो एक एप्रिसिएशन करते हैं, फिर उसके ऊपर अपने आप को वो डेवलप करते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, वो दरमियान में स्किप हो गया। ये समंदर के अंदर जो मलकियत है पानी की, उसकी जो हदूद है, वो किस कोई मुल्क सॉवरन मुल्क ये कह सकता है कि ये हमारी मलकियत है? अगर वो कह सकता है कि हमारी मलकियत है तो उसकी लिमिटेशन क्या है, और उसके बाद बैनुल-अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं इस पर? इसमें देखें ये बहुत जो बेसिक इस वक्त जो कॉन्सेप्ट चला रहा है, देखिए ये एक कॉन्सेप्ट था मारे क्लॉज़म का, जिसमें ये होता था कि जी के समुंदर एक पावर के पास, जिसके पास जो इमीडिएट ओशंस की जो रिस्पॉन्सिबल थे वो कहते थे कि जो कुछ इस समुंदर में है ये हमारा है।
उसमें नेविगेशन भी, उसमें इसके रिसोर्सेज भी। फिर ये कॉन्सेप्ट बदला और हमारे लिबरम हुआ कि जी कि समुंदर किसी की मलकियत नहीं है, ये ओपन ओशंस हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रही और 1982 में यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी ड्राफ्ट हुआ और जो कि 1994 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। जब जितनी रिक्वायर्ड कंट्रीज थे उन्होंने साइन किया, उसको रेटिफाई किया। अब ये है कि समुंदर है भी है कंट्रीज में और नहीं भी है। ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर दी गई कि जी कि इतना इतना एरिया जो है वो जिस मुल्क को समुंदर लगता है एरिया वो आप देखें इस वक्त जो 12 नॉटिकल माइल एरिया जिसे हम कहते हैं उसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। टेरिटोरियल वाटर से मुराद है कि ये टोटल ज्यूरिसडिक्शन वो आपकी उस कंट्री की है, उस वही लॉ अप्लाई होंगे जो लैंड ऑफ लॉ है। कितना मील बन गया ये 12 नॉटिकल माइल ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर बनता है और 12 नॉटिकल माइल जो है ये। ठीक है। फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें हम अपने एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन ऑफशोर हाइड्रोकार्बन उनके सारे राइट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, उस कंट्री के पास होते हैं। लेकिन यहाँ से हमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है तमाम मुल्कों को, वो किसी भी जहाँ से गुजरेंगे तो वो कंट्री जो है वो EEZ में आप उसको डिनाई नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ठीक है। 1200 नॉटिकल माइल के बाद ये इसको कहते हैं हाई सीज, वो फिर ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें वो ये पूरी इंसानियत के लिए है, उसमें जो काम होगा इट विल बी बेसिकली फॉर द कॉमन गुड्स हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमोडोर खालिद रशीद साहब मौजूद थे और हमने मैरीटाइम पर भी बात की है और समंदर का पानी, इसकी हदूद और इसकी मलकियत पर भी बात की है। लेकिन एक नुक्ता जो सबसे आम कमोडोर साहब ने उठाया वो ये कि इस जंग का जो मरकज़ी मुजरिम है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी मरकज़ी मुजरिम जो है मुख्तलिफ़ जंगी जराइम के हवाले से डिक्लेयर किया हुआ है। और इनकी गिरफ़्तारी इसलिए ज़रूरी है कि इससे वाबस्ता है ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता का अमन बल्कि इस पूरी इंसानियत का अमन, जिसको कभी कभी अमेरिका भी और ख़ुद इसराइल भी सलीबी जंगों का नाम देकर इसको एक ख़ास डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। ईरान और अमेरिका की जंग बंदी तो है, लेकिन इसके मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद में शुरू होने लगा है और अगर कोई मुआहिदा हो जाता है तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। मुझे डॉक्टर अकमल उमरों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।